इस तरह से हम देखते हैं कि जो बातें अभी तक की गई उससे हम एक निष्कर्ष तो निकाल ही सकते हैं, एक निर्णय पर तो पहुंच सकते हैं, और वो क्या है? सुरक्षा का रिश्ता बड़े गंभीर खतरों से है, और ऐसे खतरे जिनको रोकने के उपाय ना किए गए तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। ऐसी क्षति जो अपूरणीय हो, ऐसी क्षति जिसकी भरपाई ना की जा सके, ऐसी क्षति, ऐसा नुकसान, ऐसा घाटा जिसे वापस पाया नहीं जा सकता, या तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यथास्थिति बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो दूसरे शब्दों में सुरक्षा और गंभीर खतरे, ये हमारा विषय है। ऐसे खतरे जिनको रोकने के उपाय करना अत्यावश्यक है, बहुत ज़रूरी है, अहम है। नहीं तो क्या होगा? जो हमने केंद्रीय मूल्यों की बात की, जिसको हम बाद में विस्तार से समझेंगे, उन मूल्यों को बहुत भारी नुकसान पहुंचेगा, और कमोबेश संभव है कि हम पुरानी स्थिति पर वापस नहीं आ पाएंगे, और या वापस आने के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सच्चाई तो यह है कि यह अपूरणीय क्षति है। आतंकवाद, इसको यदि हमने वैश्विक स्तर पर इसका हल नहीं किया तो अपूरणीय क्षति होगी। 9/11 में अमेरिका में जो 2 टावर्स पे हमला हुआ था, टावर तो बन गया, लेकिन 3000 लोग मारे गए आतंकवादी प्लेन के हमले से। भारत में पुलवामा में जो हमला हुआ, तथाकथित पाकिस्तानी फौज के नुमाइंदों द्वारा, उसमें जो भारतीय सैनिक 80 सैनिक जो मारे गए, क्या उसको किसी तरीके से क्षतिपूर्ति उसकी की जा सकती है? पर्यावरण को नुकसान, जो विश्व का तापमान जो वर्ष दर वर्ष या दशकों में जो बढ़ रहा है, या ओजोन की लेयर में जो होल हो गया है, छेद हो गया है, क्या उसे सुधारा जा सकता है? हमारे हजारों लाखों साल की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ओजोन लेयर में होल हुआ, जिसका भारी खामियाजा विश्व सभ्यता को भुगतना पड़ रहा है। इस लेयर को वापस पुनर्स्थापित करने में, इसके होल को बंद करने में शायद यदि हम वास्तव में सार्थक प्रयास करें आज भी, तो हजारों वर्ष लग जाएंगे। दूसरे शब्दों में ऐसी क्षति जो बहुत गंभीर है, जो अपूरणीय है, उससे खतरे को, ऐसे खतरों से बचने के लिए जो कार्य या जो व्यवस्था या जो क्रिया की जाती है, वह सुरक्षा कहलाती है। इस प्रकार सुरक्षा, हम समझ सकते हैं, एक बहुत जटिल चीज़ हो गई, वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यू, और इसके अलावा इसे परिभाषित करना भी बड़ा कठिन हो गया है, सिवाय ये कहने के कि गंभीर क्षति से बचने के प्रावधान को सुरक्षा कहते हैं, कम से कम इस अध्याय के मद्देनजर। और एक गणनात्मक भी है, ऐसी धारणा गणनात्मक धारणा है जिसे परिभाषित करना कठिन है। नकारात्मक अर्थ क्या होगा इसका? नकारात्मक अर्थ, इसमें सुरक्षा का मीनिंग होगा राष्ट्रों या विश्व समुदाय के समक्ष ऐसे खतरों का अभाव जो उनके अस्तित्व को चुनौती दे सकें। सुरक्षा से तात्पर्य ऐसे खतरों का अभाव जो उसके अस्तित्व को चुनौती दे सकें, वो सुरक्षा है।
लेकिन सकारात्मक अर्थ में सुरक्षा का तात्पर्य होता है शांति की ऐसी परिस्थितियां तैयार करना जिसमें प्रत्येक राष्ट्र, विश्व का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक देश, विश्व समुदाय निर्बाध गति से बिना किसी बाधा के अपने समस्त मामलों का संचालन कर सके, अपने लक्ष्यों को, विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, खुशहाली में वार्धक्य ला सके, स्थायी शांति की स्थापना हो सके। और दूसरे शब्दों में स्थायी शांति की स्थापना ही सुरक्षा का दूसरा नाम है। यदि शांति है बहुत अच्छी बात, लेकिन यदि वो स्थायी शांति है तो इससे बेहतर कुछ नहीं। स्थायी शांति की खोज में हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, खोज के परिप्रेक्ष्य में हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं। वह सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए जो स्थायी शांति दे सके। रही बात राष्ट्रीय सुरक्षा की, राष्ट्रीय सुरक्षा की जो धारणा है, ऐसी जो बात सामने आई है, वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में आई, जिसमें ऐसा कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मायने वो हैं या ऐसी स्थिति है जिसमें राष्ट्र का अस्तित्व बना रहे, यानी राष्ट्र का अस्तित्व सर्वोपरि। तो राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्र के हित में सोचती है, व्यक्तिगत सुरक्षा व्यक्ति के हित में सोचती है। राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक तरीके से अमेरिका से खास तरीके से आई, जहां पर उसने बारंबार अपने देश की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे कदम उठाए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि अमेरिका सुरक्षित रहे। और उस सुरक्षित रहने के प्रयास में जो हथियारों की दौड़ चली, जिसमें बाद में सोवियत संघ शामिल हुआ, और फिर वर्चस्वता के लिए जो मारकाट मची, शीत युद्ध हुआ, उसने तो इस तथाकथित सुरक्षा में सेंध मार दी और विश्व पूरी तरह असुरक्षित महसूस करने लगा था। सुरक्षा की धारणा जो है वो एक, कहना चाहिए, एक चक्के की तरह है, गतिशील है, सतत रूप से चलता है, सतत रूप से बदलता है। सुरक्षा के खतरों में समय के साथ साथ बदलाव होता रहा है। पूर्व में कुछ खतरे थे। आदिम जाति के समय क्या सुरक्षा का खतरे की बात करें। आदिम जाति, आदिम काल में, प्राचीन काल में, लाखों वर्ष पूर्व आदमी के लिए सुरक्षा के मायने क्या थे कि उसकी छत मिल जाए, जानवरों से बच सके। धीरे धीरे फिर वह सुरक्षा बदलती गई और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा में आई, सीमाओं की सुरक्षा पे आई, और अब वो वैश्विक सुरक्षा के मामले में बदल गई है। अर्थात सुरक्षा के खतरों में समय के साथ साथ बदलाव आया। पुराने खतरे अब वो खतरे वैसे नहीं रहे, क्योंकि वो उतने गंभीर भी नहीं थे। वर्तमान खतरे कुछ दूसरे हैं, और वर्तमान खतरों में भी गंभीर खतरों की ओर विशिष्ट ध्यान देने की जरूरत है। सुरक्षा के खतरों में बदलाव के साथ साथ सुरक्षा की जो धारणा है, जो सोच है सुरक्षा को लेकर, वो भी बदल रही है। मैंने अभी आपको बताया नकारात्मक परिभाषा सुरक्षा का, जहां तात्पर्य है ऐसे खतरों का अभाव जो अस्तित्व को चुनौती दे सके, और सकारात्मक में मैंने कहा शांति की स्थिति, स्थायी शांति की स्थिति। तो ये समय के साथ बदलते हैं। खतरे ही नहीं बदलते, बल्कि सुरक्षा की जो धारणा है वो भी बदलती है। और क्यों नहीं बदलेगी? बदलते हुए खतरे के साथ सुरक्षा के बदलती हुई आवश्यकता, बदलती हुई सुरक्षा के तरीकों की आवश्यकता। आज की यदि बात करें तो सुरक्षा की धारणा का जो विस्तार हुआ है,
और राष्ट्र की सुरक्षा के स्थान पर अब दूसरे तरीके की सुरक्षा की बात की जा रही है, जिसे हम मानवीय सुरक्षा कहते हैं। अब राष्ट्र की सुरक्षा मुद्दा अहम तो है, उससे भी ज़्यादा अहम हो गया है मानवीय सुरक्षा की बात। तो सुरक्षा की धारणा बदली है। बदलती धारणा के साथ बदलती धारणा का कारण है सुरक्षा से जुड़े हुए खतरे, जो सुरक्षा की व्यवस्था को जन्म देती है। और राष्ट्र की सुरक्षा के स्थान पर जिसका प्रादुर्भाव एक तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में हुआ था, अब मानवीय सुरक्षा की बात करती हूँ। आतंकवाद, पर्यावरण, निर्धनता और जो अन्य बिंदु मैंने पूर्व में बताया, इनका संबंध मानव से है, किसी क्षेत्र से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं। भौगोलिक दृष्टि से पूरी दुनिया से है, वैश्विक है। ये जो मानवीय सुरक्षा की जो धारणा अभी है, उसके अंतर्गत सुरक्षा के राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक सभी पहलुओं को शामिल करना जरूरी है। अर्थात सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं, सुरक्षा के लिए जरूरी है कि एक समग्र प्रयास हो और होलिस्टिक अप्रोच हो, क्योंकि आज के संदर्भ में सुरक्षा के मायने कुछ और हैं। मानवीय सुरक्षा, और मानवीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि एक समग्र रूप से प्रयास हो, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सैनिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। ये जो मानवीय सुरक्षा और उससे जुड़े हुए पहलू हैं, यही कहलाते हैं गैर परंपरागत सुरक्षा, गैर परंपरागत सुरक्षा की धारणा। तो अब आप समझ गए हैं परंपरागत और गैर परंपरागत क्या है। दूसरे शब्दों में अब यह स्पष्ट हो गया कि सुरक्षा की दो धारणाएं हैं। सुरक्षा के खतरों की प्रकृति, सुरक्षा के खतरों से निपटने के उपाय, इनके आधार पर ये दो धारणाएं बनाई गई हैं। क्योंकि खतरों की प्रकृति और उपाय ही सुरक्षा की जरूरत को, की अहमियत को देखकर किए जाते हैं। तो अब वो दो रूप कौन से हो गए? सुरक्षा की परंपरागत धारणा और दूसरा है सुरक्षा की अपरंपरागत या गैर परंपरागत, या और सही होगा सुरक्षा की आधुनिक धारणा। इस प्रकार दो तरह की धारणाएं आई हैं और ये गत 70 वर्षों में हम परंपरागत सुरक्षा से हटकर धीरे धीरे अब हम गैर परंपरागत सुरक्षा की धारणाओं की ओर बढ़ रहे हैं। सुरक्षा की परंपरागत धारणा, इसका अर्थ अब तक आप स्पष्ट हो गया होगा। सैन्य हमले या युद्ध से सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, वो परंपरागत परिभाषा है सुरक्षा की। हर देश को अपने पड़ोसी देश या अपने शत्रु देश से सतर्क रहना है सीमाओं को लेकर। लेकिन तब क्या होगा जब शत्रु देश किसी दूसरे तरीके से आपके देश को नुकसान पहुंचाता हो, आपके देश के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता हो, आपके देश की गरीबी को दुष्प्रभाव, गरीबी पर चोट पहुंचाता हो, आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करता हो, आतंकवादी हमले करता हो। और आतंकवादी हमले हथियारों से ही केवल नहीं होते, उसके बहुत तरीके, जैविक हथियार, केमिकल वॉरफेयर, परमाणु युद्ध, न जाने क्या क्या तरीके हैं जिनका सीमाओं से कोई ताल्लुक नहीं। परंपरागत अवधारणा जो सुरक्षा की है, उसमें यही अपेक्षा है कि हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखें, सैन्य हमले और युद्ध से अपने देश को बचाएं,
पड़ोसियों और शत्रु देश से सतर्क रहें, क्योंकि वो कभी भी आक्रमण कर सकता है। भारत पे चीन ने आक्रमण किया था, वो बहुत अचानक था, एक तरफा था, किसी तरह की घोषणा नहीं थी। ऐसे ही 1947 में जब पाकिस्तान ने कबायलियों के माध्यम से छद्म तरीके से कश्मीर को हड़पने के लिए जो हमला किया था, उसका खामियाजा तो हम आज भी भुगत रहे हैं। वह भी एक तरीके से परंपरागत सुरक्षा से जुड़ा मामला था। और भी कई तरीके के उदाहरण, कई तरह की, सभी तरह के युद्ध जो हैं वो सीमाओं को लेकर होते हैं और सुरक्षा की परंपरागत धारणा के तहत सैन्य हमले या युद्ध से सुरक्षा, यही मायने हैं। अब सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा, खतरा केवल सैन्य हमले या पड़ोसी या विदेशी शक्तियों से नहीं है। अब कम से कम वर्तमान संदर्भ में, आधुनिक संदर्भ में आप चारों तरफ नजर डालें तो बहुत कम ऐसा होता है जब सीमा को खतरा हो। उससे कई गुना ज्यादा खतरे किसी अन्य दृष्टि से हैं। खतरा केवल लड़ाई से नहीं है, खतरा केवल पड़ोसी राष्ट्रों से नहीं है, खतरा शत्रु राष्ट्रों से भी नहीं है। अपितु वर्तमान विश्व में मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले अनेक नए खतरे विद्यमान हैं। मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले नए खतरे, आतंकवादी हमले जैसा मैंने बताया, गृह युद्ध, सिविल वॉर जिसे कहते हैं, सीमा विवाद, मादक पदार्थों की तस्करी जिसमें ड्रग्स आदि शामिल हैं, शरणार्थियों की आवाजाही, पर्यावरण की समस्या, नई नई बीमारियां जिससे हम और आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। गत 2 वर्षों में जो हमने देखा बीमारियों का महामारी की तरह और लोगों को मरते देखा, मानवाधिकारों का हनन, आज विश्व को सैन्य हमले की अपेक्षा इन समस्याओं से ज़्यादा गुजरना पड़ रहा है। और इसीलिए हम समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में, मीडिया में सीमांत हमलों का जिक्र बहुत कम सुनते हैं। अभी पूरे विश्व में यदि युद्ध की बात करें तो यूक्रेन रशिया के बीच सीमा को लेकर विवाद या सीमा पर जो लड़ाई शुरू हुई वो युद्ध है। ऐसे एक आध 2 और क्षेत्रों में कुछ युद्ध हो रहे होंगे, लेकिन वो क्षेत्रीय हैं, वैश्विक स्तर पर नहीं। तो जो इन खतरों से जो हमें गुजरना पड़ रहा है, जिनको मैंने जिक्र किया है, वह ज़्यादा गंभीर है, ज़्यादा गहरा खतरा है। आज विश्व के किसी भी कोने में रहने वाला कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। केमिकल पॉइजन, उसको एक जगह छोड़ा गया आतंकवादियों के द्वारा, उसकी हवा कहाँ पर जाकर किसको मारेगी कोई कह नहीं सकता। हवा की दिशा पर कोई नियंत्रण नहीं, खतरा तो है। तो कहने का अर्थ यह है, गैर परंपरागत खतरे क्या हैं, और गैर परंपरागत खतरे इतने गहरे हैं कि विश्व के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति सुरक्षित नहीं। लड़ाई में तो केवल सीमा में रहने वालों को खतरा होता है। लड़ाई में केवल युद्ध में शामिल हुए सैनिकों को खतरा रहता है, बाकी को तो नहीं। पर गैर परंपरागत धारणा जो है सुरक्षा की, वो उनके संबंध में है, उन खतरों के संबंध में है, उन सुरक्षा से इसका तात्पर्य है जिसका असर पूरी दुनिया में होता है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा की यदि हम बात करें तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में बाहरी सुरक्षा का सबसे गंभीर पक्ष है।
बाहरी सुरक्षा का संबंध दूसरे देश द्वारा किया गया हमला या संभावित युद्ध से उसका होता है, और इसके लिए हर राष्ट्र को अपनी अच्छी सैनिक व्यवस्था बनाए रखने की ज़रूरत पड़ती है, अच्छी सैनिक शक्ति का निर्माण करने की ज़रूरत पड़ती है। परंपरागत धारणा में, दूसरे शब्दों में, बाहरी सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है परंपरागत में। दूसरे देश के द्वारा यदि हमला किया गया तो वो केवल उस राष्ट्र की संप्रभुता, स्वतंत्रता, प्रादेशिक अखंडता, केवल उसके लिए खतरा नहीं है अब, बल्कि देश के नागरिकों की जान माल का भी खतरा बनता है। बाहरी खतरे से देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3 रास्ते हैं। पहला, एक विकल्प ये कि आक्रमणकारी देश जिस उद्देश्य से आक्रमण किया है उसे हम मान लें, युद्ध का सामना ना करें, आत्मसमर्पण कर दें। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो युद्ध से होने वाले जो खतरे हैं, जान माल की हानि है, आर्थिक व्यवस्था पर जो चोट पहुंचती है, उससे बच जाएंगे। लेकिन दुष्परिणाम क्या होगा? संप्रभुता, स्वतंत्रता, सम्मान और प्रादेशिक अखंडता पर चोट पहुंचेगी, उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हम आक्रमणकारी देश के गुलाम बन जाएंगे और कई बार उसे धन संपत्ति देकर भी हम आक्रमण से उसे रोक सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ भी करना कायरता का परिचायक होगा, और कोई भी राष्ट्र और उस राष्ट्र से जुड़ी हुई सरकार और जनता, नागरिक ऐसी स्थिति कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूक्रेन का उदाहरण देखें, जहां गत कई महीनों से युद्ध चल रहा है और वहां की जनता सतत रूप से इस प्रयास में है कि जो आक्रमणकारी देश है रूस, वह अपने उद्देश्य में सफल ना हो पाए, और इसी का ही परिणाम है कि ना वो सरेंडर कर रहे हैं, ना किसी तरीके से रूस के सामने झुक रहे हैं। अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने की उनकी चेष्टा है, अपना सम्मान बचाए रखने के लिए, अपने को निडर बताने के लिए, कायरता के धब्बे से बचने के लिए। ये तो हुआ पहला विकल्प। दूसरा, बाहरी सुरक्षा का दूसरा विकल्प है कि आक्रमणकारी जो देश है उसका सामना करने के लिए तैयार हों, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करें और आक्रमणकारी के युद्ध में विजय के बारे में शंका पैदा हो जाए। उसे ऐसा लगने लगे कि यदि उसने वास्तव में युद्ध किया तो उसे विजय प्राप्ति के बजाय हानि उठानी पड़ेगी। अर्थात जिस देश पर आक्रमण हुआ है वह ऐसा पोज करे, ऐसा दिखाए कि वह पूरी तरह से तैयार है पराजित करने के लिए आक्रमणकारी को, और आक्रमणकारी देश के मन में वो शंका पैदा कर दे कि वो सफल नहीं हो पाएगा, इस बात को उनके अंदर डाल दे, उसे महसूस कराने लगे कि आक्रमण की स्थिति में यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हें हानि ज़्यादा होगी। दूसरे शब्दों में जो पहला विकल्प बताया था जिसमें मीक सरेंडर, बहुत दयनीय स्थिति में आत्मसमर्पण कर देना, उसकी तुलना में इस स्थिति में जो उद्देश्य होगा दूसरे विकल्प में, वो होगा आक्रमणकारी शत्रु पर के खेमे में कन्फ्यूजन पैदा करना, ऐसी स्थिति निर्मित करना जिसमें उनको स्वयं को अपनी सफलता पर शंका होने लगे, आक्रमणकारी दुविधा में हो जाएं और कई बार आक्रमण करने अथवा व्यावहारिक रूप से युद्ध करने का वो इरादा बदल दें। ऐसा देखा गया है कि जब
किसी संभावित आक्रमण के मद्देनजर राष्ट्र ने ऐसा दिखावा किया, ऐसी तैयारी दिखाई कि मानो वह बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है आक्रमणकारी देश को। उस स्थिति में आक्रमणकारी देश बिदक जाता है, पीछे हट जाता है, व्यावहारिक रूप से युद्ध नहीं करता, बस केवल शब्दों से करता है। युद्ध की स्थिति निर्मित होती है लेकिन युद्ध नहीं होता। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? बाहरी संकट जो है, जिससे जनता को जान माल की हानि होने की संभावना रहती है, उसे टाला जा सकता और सुरक्षा मिल जाती है। पहली स्थिति में भी सुरक्षा, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर। दूसरी स्थिति में भी सुरक्षा, लेकिन जरूरी नहीं कि उसमें हर बार सफल हों। लेकिन हाँ, दूसरी स्थिति वैसी स्थिति है जिसमें भी जान माल का नुकसान कम से कम होता है, युद्ध टल जाता है। अब तीसरी स्थिति क्या है? बाहरी सुरक्षा का तीसरा विकल्प है आक्रमणकारियों का बहादुरी से मुकाबला करें, अपने सभी संसाधनों का समुचित उपयोग करें, अपनी सभी शक्तियों को युद्ध में झोंक दें और आक्रमणकारी को पराजित करें। अर्थात तीसरी विकल्प युद्ध, एक्टिव पार्टिसिपेशन और आक्रमणकारी को, शत्रु देश को हराना और हराकर विवश करना कि वो अपना जो रवैया है उसे बदले, अपना कदम वापस ले और पीछे हट जाए। भारत पाक युद्ध जो उदाहरण है वो कुछ ऐसा ही है। पाकिस्तान को एक बुरी कदर हमने मात दी जब हमने पाकिस्तानी शहर कराची और उसके अंदरूनी इलाकों पर काउंटर अटैक किया 1971 की लड़ाई में, कि पाकिस्तान को अपने कदम वापस खींचने पड़े। और तो और 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान जो एक आक्रमणकारी देश था, वह आत्मसमर्पण करने के लिए विवश हुआ। 90,000 की फौज पाकिस्तान की भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण करती है। कहाँ आक्रमणकारी देश और कहाँ पराजय, उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। युद्ध के दौरान ऐसे युद्ध में ध्यान रखा जाता है कि कम से कम नुकसान हो, कम से कम अपना कम से कम नुकसान हो। जान माल का, लोगों का नुकसान तो ना ही हो, साथ ही साथ सैनिकों की भी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है। इस तरह की लड़ाई, इस तरह के पैंतरे, इस तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं कि सैनिकों का नुकसान भी कम से कम हो और उसके बदले शत्रु का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो। हवाई जहाज, पानी जहाज, टैंक्स, इसके आधार पर शत्रु को भारी से भारी नुकसान से गुजरने के लिए विवश किया जाता है और इतना दबाव बनाया जाता है कि वे आत्मसमर्पण करें, पराजित हो जाए, कदम वापस लें। तो ये तीन विकल्प परंपरागत सुरक्षा के मद्देनज़र हम देखते हैं।